आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी। अगर मैं जनरली एक बात करूं तो आप लोगों ने इंडिया का नाम सुना होगा कि सोने की चिड़िया होता था। अब ये वैसे ही नहीं था, एक्चुअली में इंडिया सोने की चिड़िया थी क्योंकि हमारे यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, आर्टिसंस और स्पाइसेस, ऐसे अलग अलग तरीके की वैरायटी थी जो कि बहुत ह्यूज लेवल पर एक्सपोर्ट की जाती थी। अब बाहर के जो लोग थे, वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो लोग डिपेंड थे इंडिया के इन गुड्स के ऊपर। अब वो लोग डिपेंड नहीं रहना चाहते थे क्योंकि मोस्टली उनका जो पैसा था वो इसी इंडियन गुड्स को इंपोर्ट करने में चला जाता था। इसी चीज के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत तिकड़मबाजी लगाई इंडिया आने के लिए। अब इंडिया वो कैसे आए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, वो देख सकते हो जाकर के। पर इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी के हालात के बारे में बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी थी कैसी। तो इसको हम तीन सेक्टर की मदद से समझेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी की हालात कैसी थी। पहला समझेंगे हम एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर दूसरा समझेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा समझेंगे हम लोग फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे तो लगभग 85% की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर के काम में बिजी थी। ठीक है, उनकी ज्यादातर अर्निंग सोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर ही था। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था। इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही इंडिया सेल्फ रिलायंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसको कोई इंपोर्ट की जरूरत नहीं थी बाहर से कोई भी सामान मंगवाने की। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये सिचुएशन थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेन सेक्टर का तो सत्यानाश कर दिया था। अब ये सत्यानाश किया कैसे, तो इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है जमींदारी सिस्टम। आप लोगों को पता है जमींदारी सिस्टम के अंदर फार्मर कितना भी खेत में मेहनत कर ले, कितनी भी क्रॉप उगा ले, उसको तो इनकम मिलेगी ही नहीं, सिर्फ उतना मिलेगा जितना वो जी सके। उसके बाद फार्मर से लिया गया जो लगान था वो लेता था जमींदार। अब जमींदार अपना हैवी कट रख करके और बाकी पैसा दे देता था ब्रिटिशर्स को। तो मतलब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो हो रहा था किसानों का। दूसरा पॉइंट है इसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए उससे पहले हम लोग फूड क्रॉप ज्यादा उगाया करते थे, पर जैसे ही अंग्रेज लोग इंडिया में आए इन्होंने फार्मर से कैश क्रॉप्स को उगाना चालू किया। कैश क्रॉप्स बोले तो कॉटन, जूट, ऐसी ऐसी चीजें उगवाई जिससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा खराब होती है, लैंड इनफर्टाइल हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा हम पे ह्यूज लेवल पे इन्होंने प्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो लूज होती चली गई। और जब 1947 का टाइम आया तो ऐसी हालात हो गई थी इंडिया में कि 1943 के आसपास बंगाल में फेमाइन आई थी जिसमें 6 मिलियन से ज्यादा लोग भूख के मारे मरे थे। अब आप इस सिचुएशन को सोच सकते हो कि 6 मिलियन से ज्यादा लोग सिर्फ भूख से मरे जिनको कोई खाना नहीं मिला। ठीक है, तो ये कुछ हालात थे एग्रीकल्चर सेक्टर के। ब्रिटिशर्स ने कभी भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने पे कभी ध्यान नहीं दिया कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दे। मतलब यहाँ से प्रोडक्शन तो ले जाएंगे पर यहाँ पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो मानना ये था कि यहाँ पैसे लगाएंगे तो पैसे खराब जाएंगे हमारे, यहाँ से माल उगवाते रहो बस और अपनी मदर कंट्री मतलब इंग्लैंड को भेजते रहो। तो ये मेन मोटिव लेकर आए थे वो लोग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, मतलब काफी लोग ये बात कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे पास रेलवे आई और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमारा थोड़ा बहुत ठीक हुआ। तो ये जो रेलवे आई थी ब्रिटिशर्स बेसिकली लेकर आए थे अपने यूज के लिए, ताकि वो अपने सोल्जर्स को, ताकि वो अपने सिपाहीज को एक जहां पर भी विद्रोह हो रहा है उसको रोकने के लिए, मतलब अपने मोबिलाइजेशन के लिए तो ये लेकर आए थे। और दूसरी बात, इंडिया के जो रॉ मटेरियल है, मतलब इंडिया का जो कॉटन है, जूट है, उसको पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए तो लेकर आए थे। नहीं तो लोग थोड़ा बहुत तारीफ कर देते कि ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में रेलवे आई है, पर मेन मोटिव उनका हमारे लिए नहीं था कि हम लोग ट्रेवल करेंगे। उनका मेन मोटिव ये था कि उनके सिपाही और उनका जो रॉ मटेरियल है वो टाइम पर एक्सपोर्ट हो सके थ्रू द पोर्ट। अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की तो हालात समझ ली, अब थोड़ा सा देखते हैं इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। इंडिया में अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ करता था। किस किस चीज का, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया वीडियो के कि हैंडीक्राफ्ट और मसाले बहुत इंडिया के फेमस थे, और जिसकी वजह से इंडिया की इनकम भी बहुत अच्छी खासी होती थी इन मसालों को एक्सपोर्ट करके। जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आए इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने 1957 बैटल ऑफ प्लासी के बाद से अपना रूल एस्टेब्लिश करना चालू कर दिया। धीरे 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 इन्होंने कई सारे एम्पायर को जीता और फिर बैटल ऑफ बक्सर 1763 में शाह आलम सेकंड को भी हरा दिया। अब उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जब वो यहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर चुके थे, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट काम है या छोटे मोटे जो आर्टिसंस हैं उन लोगों का काम धंधा बंद करवा दिया इन्होंने। अब ये बंद कैसे करवाया काम धंधा, देखो भाई, यहाँ से वो कॉटन ले जाते थे बहुत ही सस्ते रेट में, फिर इंग्लैंड जाकर के वो माल मशीन में बनता था और इंडिया आकर के बहुत ही सस्ते दाम पर बिकता भी था, जिसपे कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं लगती थी। पर इंडिया के जो गुड्स थे, इंडिया के जो इंडिजीनियस गुड्स थे, उस पे बहुत हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, बहुत हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे। उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई टी शर्ट बहुत सस्ते दाम पर मिलती थी और इंडियंस के द्वारा बनाई गई धोती बहुत महंगी लगती थी लोगों को। और जैसे हम इंडियंस की आदत भी है
कि हम लोग भाई सस्ती चीज की तरफ सबसे पहले जाते हैं, तो हम लोगों ने भी उन ब्रिटिशर्स के गुड्स को अपना लिया क्योंकि वो बहुत सस्ते मिल रहे थे। और इंडिया के जो लोग थे जो कि ये माल बनाते थे, धोती पजामा ये सब, भाई उन लोगों का काम धंधा हो गया बंद, क्योंकि हम ही इंडियन लोग उनकी डिमांड नहीं कर रहे, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, तो उनकी तो अर्निंग हो ही नहीं रही थी। तो सबसे पहले उनके काम धंधे बंद हुए। अब ये काम धंधा जब बंद होगा तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी, यही लोग गांव जाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड पे पहले से जो बंदा काम कर रहा था, अब एग्रीकल्चर लैंड पे और बर्डन पड़ेगा, क्योंकि और ज्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में आई जा रही है, शहरों को छोड़ छोड़ के। गांव में भी एग्रीकल्चर लैंड कितने लोगों को सपोर्ट करेगी? तो इसी चीज का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों को अपनी आर्मी में रख लिया सस्ती सैलरी पर। तो देख रहे हो आप कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम लगा दिया, फिर दूसरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह कर दिया। अब जो लोग बेरोजगार हुए उन लोगों को सस्ती सैलरी में अपनी ही आर्मी में हमसे ही, अपने इंडिया के लोगों से लड़ने के लिए अपॉइंट कर लिया। चलो अब देखते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग फॉरेन ट्रेड बहुत करते थे, इंपोर्ट हम लोग करते नहीं थे और एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। तो हमारा जो इंडिया का शेयर था जीडीपी में, वो लगभग 22% के आसपास था। अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए, फॉरेन ट्रेड में क्या बदलाव हुआ? पहला है, इन्होंने इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा भाई बाहर हमारी मदर कंट्री में। मदर कंट्री कौन? इंग्लैंड। और इंडिया के लोग ही इंपोर्ट करेंगे उनके फिनिश गुड्स को सस्ते दाम पे। तो ये चीज क्या हमारी इंडिया की इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगी? तो बिल्कुल होगी। सेकंड पॉइंट है, इन्होंने मोनोपोली बना ली। इंडिया से जो भी फॉरेन ट्रेड होगा वो मोर देन हाफ तो ब्रिटेन से ही होगा, और बाकी का जो ट्रेड है थोड़ा बहुत चाइना से कर लेंगे, ईरान से कर लेंगे और श्रीलंका से कर लेंगे। देख रहे हो आप लोग, इन्होंने इंडिया में मोनोपोली बना ली कि आधे से ज्यादा जो व्यापार होगा सिर्फ इंडिया का, इंग्लैंड ही माल जाएगा और वहीं से ही माल बनकर इंडिया में आएगा। अच्छा, तुम ही लोग होशियार हो, फिर तो और कोई है ही नहीं। तीसरा है, दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है? यहाँ से पैसा कमाते थे और इंग्लैंड भेजते थे वहां की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, और बल्कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि यहाँ से जो रेवेन्यू कमाया उससे ही अपने स्टाफ को सैलरी देते थे जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई है, उससे ही अपने सिपाही को भी सैलरी देते थे। मतलब इंडिया की जो वेल्थ थी इन्होंने बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर ड्रेन करी थी। तो आप ऐसा मान लो कि मैंने अभी बताया था आपको कि इंडिया और चाइना की 22% जीडीपी थी, और जब इन्होंने हमें आजाद किया यही जीडीपी लेस देन 2% हो गई थी। तो देखो कितने ह्यूज लेवल के ऊपर इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को इंडिया की इकोनॉमी समझ आई कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ये आप लोगों के लिए फ्री है, पर इससे रियली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।